नमस्कार, मैं विकास रावत, आपका ऊसीआई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। हम लोग उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण जीएस के क्वेश्चनों को डिस्कस करते थे और उन्हीं क्वेश्चनों की श्रृंखला में आज हम लोग एक नए लेक्चर के साथ आपके बीच में उपलब्ध हुए हैं। इस जीएस के सेशन से आपका जीएस वाला जो पोर्शन है सिपाही भर्ती परीक्षा में, उसमें लाभ जरूर होगा। तो इसको बहुत ही सीरियस होकर अपनी पेन कॉपी लेकर बैठे और जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ सकते हैं उन सबको हम आपको डिस्क्राइब करते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो आज इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। किसी कामगार का जीवन स्तर निर्भर करता है, किसी कामगार का जीवन स्तर निर्भर करता है, ध्यान दीजिएगा। कई बार पूछा गया, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है कि किसी भी व्यक्ति का, जो काम करने वाला व्यक्ति है, उसका जीवन स्तर निर्भर करता है कौन सी चीज पर। तो याद रखिएगा, उसका जो जीवन निर्भर करता है न्यूनतम वेतन पर। याद रखिएगा, ये कई बार पूछा गया है, तो ये आपसे इकोनॉमिक्स में पूछा जाएगा। उसका वो जो सबसे कम वेतन है, न्यूनतम वेतन जो है, उस पर ही उसका जीवन निर्भर क्या करता है, ये जीवन स्तर निर्भर करता है। क्लियर है? चलिए अगला है हरित क्रांति। ध्यान दें, हरित क्रांति का अर्थ है, ध्यान से समझिए, हरित क्रांति का अर्थ है तो याद रखना है सबसे पहले तो हरित क्रांति का संबंध है कैसे। तो हरित क्रांति का संबंध है खाद्यान्न, खाद्यान्न उत्पादन से। कई के उत्पादन से? खाद्यान्न उत्पादन, खाद्यान्न उत्पादन से इसका संबंध है। याद रखना है, इसकी शुरुआत भारत में, भारत में अगर हम शुरुआत की बात करें, भारत में इसकी कब शुरुआत हुई, तो याद रखिए 1966-67 के दशक से, या 1966-67 से। तो कब से शुरुआत हुई भारत में हरित क्रांति की? 1966 से। एक और प्रश्न बनता है, हरित क्रांति के जनक किसको माना जाता है? तो याद रखना, अगर आपसे पूछे जनक, तो जनक में दो बातें हैं। अगर पूछे आपसे भारत में जनक, तो जनक भारत के बारे में पूछे तो याद रखना है एक नाम एमएस स्वामीनाथन। क्या नाम हो जाएगा? एमएस स्वामीनाथन। तो याद रखिएगा, भारत में कौन इसको जनक कहा जाता है? तो भारत में जनक होंगे एमएस स्वामीनाथन, एमएस स्वामीनाथन। क्लियर है? तो अगर पूछे कि हरित क्रांति के जनक भारत में कौन है, तो एमएस स्वामीनाथन है। इसके अलावा दुनिया में अगर पूछे किसको इनका जनक कहा जाता है विश्व में, तो विश्व में याद रखना है नाम हो जाएगा नॉर्मन ई बोरोलोव। तो नॉर्मन ई बोरोलोव महोदय को क्या कहा जाता है? विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। तो दुनिया में हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाएगा? तो नॉर्मन ई बोरोलोव। जबकि भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर आपसे पूछे तो क्या बताइएगा? एमएस स्वामीनाथन। क्लियर है? हरित क्रांति शब्द किसने दिया था? ये जो शब्द आया है हरित क्रांति, ये शब्द देने वाले कौन थे? तो याद रखना है विलियम गॉड। किसने? विलियम गॉड महोदय ने इसको क्या कहा था? इसको हरित क्रांति शब्द दिया था। तो क्या जाने हरित क्रांति शब्द किसने दिया है? इसके अलावा विश्व में हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? तो नॉर्मन ई बोरोलोव। भारत में किसको कहा जाता है? तो एम एस स्वामीनाथन। और हरित क्रांति का संबंध कैसे है? खाद्यान्न से है। और भारत में इसकी शुरुआत कब हुई? तो 1966-67 से। एक और अंतिम प्रश्न हरित क्रांति के, कि इस हरित क्रांति का प्रभाव कौन सी फसलों पर रहा? तो याद रखना है गेहूं पर, और दूसरी फसल है आपकी चावल। तो गेहूं चावल पे इसका सबसे ज्यादा प्रभाव रहा। किस राज्य में सबसे ज्यादा प्रभाव रहा था? तो सबसे ज्यादा प्रभाव अगर पूछे किस राज्य में रहा, तो राज्य बता दीजिएगा पंजाब राज्य में। पंजाब और आपका जो उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश है उसमें, और थोड़ा सा राजस्थान वाले भाग में ज्यादा प्रभाव रहा था। क्लियर है? तो हरित क्रांति का सही उत्तर क्या हो जाएगा? हरित क्रांति का अर्थ है वन उत्पादन से नहीं है, बड़े पैमाने पर वन रोपण से भी नहीं है, मत्स्य उत्पादन में वृद्धि से भी नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा अन्न उत्पादन में वृद्धि से। क्लियर है? नेक्स्ट चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, अंतरिक्ष जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? याद रखिएगा, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो प्रथम भारतीय के बारे में चर्चा हुई है। तो याद रखिएगा, प्रथम भारतीय हम सबको पता है, प्रथम भारतीय हो जाएंगे कौन? राकेश शर्मा। राकेश शर्मा जी के बारे में याद रखना कि जब देश में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी के काल में ही ये बड़ी सफलता भारत को हाथ लगी थी। और कहा जाता है राकेश शर्मा जी 1984, तारीख भी पूछ सकता है कितनी तारीख थी, तो याद रखना है 2 अप्रैल को। कब की बात है?
2 अप्रैल को वो शुभ घड़ी थी जिस दिन राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति बने थे। और वहीं से उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री जी से बात की थी। और बात करने के दौरान जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पूछा था कि राकेश जी बताइए हिंदुस्तान अंतरिक्ष से कैसा दिखता है, तो उन्होंने वहां से कहा था सारे जहां से अच्छा। तो याद रखना कौन व्यक्ति थे, राकेश शर्मा। और ये कब गए, तो 1984 में गए, इसके बारे में भी याद रखना। बात कर लें थोड़ी सी कल्पना चावला के बारे में। तो कल्पना चावला प्रथम भारतीय महिला मानी जाती है, प्रथम भारतीय महिला। और ये कब गई, ये याद रखना है 1990 में, शायद 1990 के आसपास गई हैं। और लगभग 2000 के आसपास उनका क्या हो गया है, निधन हो गया, 2003 या 4 के आसपास। तो याद रखना है भारतीय प्रथम महिला की अगर हम बात करें, तो भारतीय महिला जो अंतरिक्ष गई, तो याद रखना है कौन हो जाएंगी, ये हो जाएंगी आपकी कल्पना चावला। जबकि वास्तव में सबसे पहले कौन गया था, जो क्वेश्चन है, तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय हो जाएंगे आपके राकेश शर्मा। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चले। रंग भेद शब्द किससे संबंधित है, ध्यान दीजिएगा सब पे। रंग भेद शब्द, रंग भेद का मतलब होता है, एक शब्द है रंग, दूसरा है भेद। भेद माना होता है अंतर करना, भेद करना। तो रंग के आधार पर भेद करना मतलब कोई गोरा है कोई काला है, इस आधार पर अगर कोई भेदभाव करता है तो माना जाता है कि रंग भेद के आधार पर भेदभाव करता है। और कलर हमेशा नस्ल निर्धारित करती है, कोई किस नस्ल का व्यक्ति है। कोई हो सकता है कि निग्रो प्रजाति का हो, है ना, कोई हो सकता है कि भारतीय उपमहाद्वीप का हो सकता है काकेशड हो, अंग्रेज हो, तो अंग्रेज व्यक्ति गोरा होगा। और भारतीय मूल का व्यक्ति या जो निग्रो प्रकृति के लोग कैसे होंगे, काले होंगे। तो उसके आधार पर अगर किसी देश में भेदभाव होता है, जैसे साउथ अफ्रीका में होता था, गांधी जी ने रंग भेद की नीति के खिलाफ क्या किया था, आंदोलन किया था। और अंग्रेज और जो काले लोग थे उनके बीच में जो खाई थी उसको खत्म करने के लिए गांधी ने किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रंग भेद शब्द किससे संबंधित है, तो क्या बताइएगा, नस्लों के भेदभाव से, नस्लों के भेदभाव से इसका संबंध है। तो ये भी क्वेश्चन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट, हत्या के मामले की सुनवाई कहां होती है, खतरनाक क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। हत्या के मामले की सुनवाई, अगर कोई हत्या कर देता है तो उसकी सुनवाई कहां होगी, तो याद रखना सीधे लिखा हुआ है उच्चतम न्यायालय में। तो उच्चतम न्यायालय हो गया आपका सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय में माने हाई कोर्ट, जिला न्यायालय या जिसको हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या इसी को हम सेशन कोर्ट भी कहते हैं, है ना। तो जिला एवं सत्र न्यायालय में। तो इसका सही उत्तर, और ग्राम न्यायालय तो अब क्या है, लगभग अप्रासंगिक ही हो गया है, पहले जमाने की बात थी, ये तो फर्जी ऑप्शन हो गया। तो याद रखना इन तीन में सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो याद रखना जिला एवं सत्र न्यायालय से। जब भी केस की सुनवाई होती है निचले स्तर से होती है, कुछ पर्सनल मैटर जैसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो जाए, तो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो ना तो तुम जिला न्यायालय जा पाओगे ना सत्र न्यायालय जा पाओगे। उसके लिए केवल 2 ही विकल्प हैं आपके पास, क्योंकि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो इसकी शिकायत लेके तुम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही जा पाओगे। लेकिन अगर कोई सामान्य बात है तो याद रखना उसके मुकदमे की शुरुआत कहां से होगी, सत्र न्यायालय या जिला न्यायालय से होगी। तो इसके बारे में भी तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्लियर है, तो हत्या के मामले की सुनवाई कहां होती है, जिला न्यायालय। लेकिन हाँ एक बात ध्यान रखना, यदि जिला न्यायालय से आपको रिजल्ट दे दिया गया है, डिसीजन दे दिया गया है और उस डिसीजन से आप संतुष्ट नहीं है, तो याद रखना इसके खिलाफ में आप इसके शीर्ष न्यायालय जा सकते हैं। इसके शीर्ष मतलब यहां से अगर आप जाएंगे तो फिर आप कहां जाएंगे, हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट में भी अगर आप मुकदमा हार जाते हैं, उसके डिसीजन से संतुष्ट नहीं है, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। और याद रखना सुप्रीम कोर्ट अंतिम अपीलीय न्यायालय है, जहां पे आपका न्यायालय मान्य होगा जो भी वो कर देगा। तो लेकिन शुरुआत की कहां से होगी, तो सुनवाई की शुरुआत होगी आपकी सेशन से या सत्र न्यायालय। क्लियर है, चलिए तो ये हो गया आपका 5वां क्वेश्चन। आशा है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सुखाए हुए और परिरक्षित पादप कहां रखे जाते हैं। पादप माने वनस्पतियां, जो पौधे होते हैं, कौन से, सुखाए हुए और परिरक्षित। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पौधे होते हैं जो अनुसंधान के लिए, आगामी जो हमारी पीढ़ियां आ रही हैं जो वो नहीं देख पा रहे, उनके अनुसंधान के लिए, उनको जानने के लिए, उनकी खासियतों को पहचानने के लिए कुछ पौधों को प्रिजर्व करके रखा जाता है, परिरक्षित करके रखा जाता है और वो सूखे हुए होते हैं। तो याद रखना है सुखाए हुए और परिरक्षित पादप कहाँ रखे जाते हैं, तो याद रखना पादपालय में, पादपालय में नहीं, जल जीवशाला में, यहां भी नहीं होगा, बेबेरियम में। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका बेबेरियम। एक टेक्निकल वर्ड है, आप जब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो वहां पे ये शब्द आपको मिलता है, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा याद रखिएगा। क्लियर है, चलिए आगे चर्चा करें।
नेक्स्ट, शरीर में पानी के असामान्य संचय के कारण जो सूजन होती है उसे याद रखिएगा, उसे क्या कहेंगे? तो ध्यान दो, ये शब्द जो है इसको आप शोथ कर लीजिएगा। शोथ पहला विकल्प हो जाएगा आपका, शोथ। अंग्रेजी में ठीक लिखा है एडेमा। कहा जाता है शरीर में पानी के असमान संचय के कारण जो सूजन होती है उसको क्या कहेंगे? तो इसका उत्तर आपका ए ही सही हो जाएगा। याद रखना है, आघात स्ट्रोक होता है। जब कोई व्यक्ति को स्ट्रोक लग जाता है आघात कहलाता है ना। हृदयपात या हृदय घात होना चाहिए, है ना। हृदय घात क्या होता है? ये ब्लड प्रेशर के कारण जब कभी हार्ट अटैक वगैरह आता है तो वो होता है। इसके अलावा स्थूलता, ये ओबेसिटी है। शोथ, शोथ में क्या होता है? व्यक्ति के शरीर में असामान्य सूजन आ जाती है, पानी भर जाता है और सामान्यतः ये घुटने के नीचे होता है। इसके बारे में भी थोड़ा सा याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की ओर चले। उत्क्रमणीय अभिक्रिया का रासायनिक संतुलन प्रभावित नहीं होता है। ध्यान दें, उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया पहले तो इसे जाने, आपने पढ़ी होगी हालांकि, लेकिन फिर से ध्यान दें। उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है? एक होती है उत्क्रमणीय और एक होती है अनुत्क्रमणीय। ध्यान दें थोड़ा सा, उत्क्रमणीय क्या है? उत्क्रमणीय का मतलब ऐसा है, इसको सरल भाषा में अगर हम समझें तो यदि कोई मोमबत्ती है, यदि कोई मान लीजिए मोमबत्ती है और इस मोमबत्ती में, याद रखना ये जल रही है, और इस मोमबत्ती के कारण ये क्या हो, जब ये जलेगी तो ये क्या हो जाएगी? मेल्ट हो जाएगी, ये पिघल जाएगी। पिघलने के बाद तो क्या हो जाएगी? अभी जो इसका स्वरूप था ये पूरा जमीन पे बिखर जाएगा। लेकिन क्या जो पिघला हुआ मोम है हम इसमें फिर से इसको मोमबत्ती बना सकते हैं? तो बिल्कुल बना सकते हैं। यदि किसी चीज को, जैसे कोई ए वस्तु है, हमने ए वस्तु से बी वस्तु बनाई किसी भी अभिक्रिया के कारण, और ये ए से बी बन गई, और हम फिर से अगर इसको बी से क्या बना दें? ए बना दें, तो वो अभिक्रिया कहलाती उत्क्रमणीय अभिक्रिया। जैसे हमने ए को बी बनाया और हम बी को फिर से अगर ए बना पाए तो वो अभिक्रिया कौन सी कहलाएगी? उत्क्रमणीय। तो याद रखना, तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया ये होती है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया का रासायनिक संतुलन प्रभावित नहीं होता है। किससे? तो याद रखना, उत्प्रेरक से खूब होता है, अभिकारकों के सांद्रता द्वारा होता है, तापमान के द्वारा होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दाब के द्वारा। प्रेशर का इस पे कोई ज्यादा रोल नहीं होता है, तो इसके बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट, जब क्लोरीन के साथ अधिक अमोनिया अभिक्रिया करे, जब क्लोरीन के साथ अधिक अमोनिया अभिक्रिया करे तो कौन सी गैस निकलती है? आपको याद होगा, ये आपने पढ़ी होंगी 10th में। क्लोरीन के साथ यदि अमोनिया अभिक्रिया करे तो याद रखना हमेशा नाइट्रोजन का ही क्या होगा? उत्कर्षण होगा, या नाइट्रोजन ही निकाली जाएगी। ठीक, तो याद रखना क्लोरीन के साथ जब अभिक्रिया करेगी तो कौन सी गैस? नाइट्रोजन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चले। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि, भारत को रिपब्लिक क्यों माना जाता है? चर्चा इस पे है, गणराज्य क्यों माना जाता है। तो ध्यान दें, गणराज्य होता क्या है? आप खुद बता देंगे गणराज्य क्या होता है। ध्यान दें, गणराज्य का मतलब होता है देश के राष्ट्राध्यक्ष से। गणराज्य क्या होगा? यदि देश के जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, कौन होते हैं? राष्ट्राध्यक्ष। जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं या इनको हम क्या कह देते हैं? राष्ट्रपति। यदि राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्रपति का क्या हो? राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्रपति का क्या हो? यदि वंशानुगत हो पद, पद कैसा हो? वंशानुगत, वंशानुगत। ध्यान रखिएगा, यदि राष्ट्रपति का या राष्ट्राध्यक्ष का पद कैसा हो? वंशानुगत हो, तो ऐसी स्थिति में याद रखना है वंशानुगत होता है तो वो देश गणराज्य नहीं होगा। लेकिन यदि राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव, यदि राष्ट्राध्यक्ष का क्या किया जाए? चुनाव किया जाए या निर्वाचन हो, भले ही अप्रत्यक्ष रूप से ही क्यों ना हो, लेकिन एक निश्चित कार्यकाल में कोई भी व्यक्ति इसका चुनाव लड़े और चुनाव जीते तो वो राष्ट्राध्यक्ष बनता है। मतलब दो कंडीशन है, यदि किसी देश में राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो वो गणराज्य होगा, और यदि चुनाव ना होकर पद किसी एक ही परिवार रहता है, वंशानुगत होता है, तो वो देश क्या कहलाएगा? गणराज्य कहलाएगा। इसके बारे में भी याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, तो ये हो गया आपका। तो बताइए कौन सा हो जाएगा इसका सही उत्तर? भारत को गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि राष्ट्राध्यक्ष का क्या होता है? चुनाव होता है। बाकी सब ऑप्शन आपके फेक लिखे हुए हैं। इसे
या उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी, इससे कोई लेना देना नहीं। उसका अपना लिखित संविधान है, इससे भी कोई लेना देना नहीं है। इसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है, इससे भी कोई लेना देना नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा कि देश के राष्ट्रपति का क्या होता है, चुनाव होता है। और आपको बताना है कि राष्ट्रपति का चुनाव भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के तहत होता है, यह आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़े। रासायनिक अभिक्रिया की दर निर्भर नहीं करती, रासायनिक अभिक्रिया की दर निर्भर नहीं करती है, याद रखना कौन कौन सी। सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया की दर निर्भर नहीं करती है, काय पर निर्भर नहीं करती है, तो याद रखना अभी हम लोग जाने थे दाब पर। किस पर निर्भर नहीं करती, दाब पर। जबकि सांद्रता पर करेगी, उत्प्रेरक पर करेगी, तापमान पर करेगी, लेकिन प्रेशर पर क्या होता है, उसका ज्यादा कोई प्रभाव नहीं होता है प्रेशर की वजह से। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चले। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को पारित या वापस करना पड़ता है कितने दिनों में। ये पूछ रहा है कि जो लोकसभा अपने यहां से अगर कोई धन विधेयक को पारित करती है और कहां भेज देती है, राज्यसभा भेज देती है। कहां भेज देगी, राज्यसभा। तो राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिन तक रोक सकती है या कितने दिन में उसे वापस भेज सकती है, तो याद रखना है इसका सही उत्तर हो जाएगा 14 दिन। एक लाइन है कि राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिन तक रोक सकती है। 14 दिन से ज्यादा रोकेगी तो ये पारित मान लिया जाता है। 15वें दिन अगर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पारित। अर्थात राज्यसभा को धन विधेयक पर बिल्कुल शक्ति नहीं है, केवल क्या कर सकती है, सुझाव दे सकती है। ना तो राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार कर सकती है, ना ही भाई साहब पुनर्विचार के लिए भेज सकती है, और ना ही 14 दिन से ज्यादा रोक सकती है। जो भी करना है 14 दिन के भीतर करो, और 14 दिन के भीतर करने के बाद उसको क्या करो, वापस करो। तो याद रखना अगर नहीं भी करोगे वापस तो 15वें दिन क्या मान लिया जाएगा, पारित मान लिया जाएगा। तो याद रखना है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को कितने दिन वापस करना होता है, 14 दिन में। ध्यान दो, अगर क्वेश्चन पूछें कि धन विधेयक जो है इसका उल्लेख कौन से आर्टिकल में है, धन विधेयक, ध्यान रखिएगा धन विधेयक जो है भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, तो याद रखिए अनुच्छेद है आपका 110। ये क्वेश्चन सीधा पूछेगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 110 में है। और धन विधेयक को कौन परिभाषित करेगा, मतलब परिभाषित, याद रखना किसी विधेयक को धन विधेयक बनाने का निर्णय कौन करता है, तो याद रखना है इसकी लाइन बनती है कि धन विधेयक को कौन परिभाषित करता है। जैसे कोई विधेयक है लोकसभा में रखा है, तो जब वो राज्यसभा जाएगा तो राज्यसभा जाने से पहले लोकसभा अध्यक्ष उस पर लिख देगा धन विधेयक, और धन विधेयक लिख देगा और लिखकर अपने हस्ताक्षर कर देगा और कहां भेज देगा, राज्यसभा। तो याद रखना ये माना जाता है कि लोकसभा का स्पीकर या लोकसभा का अध्यक्ष यदि किसी विधेयक के ऊपर धन विधेयक लिख देता है तो वो धन विधेयक की तरह पारित होगा राज्यसभा में, अर्थात राज्यसभा केवल उसे 14 दिन तक रोक पाएगी। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि धन विधेयक को कौन परिभाषित करता है, तो आपको कहना है लोकसभा के स्पीकर। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़े। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई लाडली योजना का संबंध है काइसे, तो याद रखना है लाडली योजना का संबंध है बच्ची से। किससे है, बच्ची से। क्या है ये बच्ची, याद रखना है यदि किसी परिवार में किसी बच्ची का जन्म होता है तो लाडली लक्ष्मी योजना नाम से इसको जाना जाता है। सरकार 5 साल तक 6,000 रुपया साल के हिसाब से क्या करती है, अकाउंट में जमा करती है। उसकी कुछ शर्तें हैं, 5 परिवारों को इसका लाभ दिया जाता है। तो याद रखना करंट अफेयर्स का है, इसके बारे में याद रखना। चलिए अगला है दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है, याद रखना है 2 नागरिकता। भारत में बताओ कैसी नागरिकता है, एकल नागरिकता के दोहरी नागरिकता, तो याद रखना है भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। तो एकल नागरिकता का प्रावधान है, लेकिन दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है, याद रखिएगा यह है विशेषता किसकी, संघीय सरकार की। याद रखना संघीय सरकार की क्या होती है, विशेषता होती है कि दोहरी नागरिकता। 2 व्यवस्था है, हम लोगों ने क्या ली है, अपन लोगों ने एकल नागरिकता का प्रावधान किया है। भारत में कौन सी नागरिकता है, एकल नागरिकता। और एकल नागरिकता जो ली है हमने ये ब्रिटेन से ली है, जबकि अमेरिका में संघीय व्यवस्था है, संघीय सरकार का कॉन्सेप्ट है, संघात्मक समाज है। तो उस स्थान पर याद रखना है कैसी व्यवस्था की गई है, दोहरी नागरिकता की। वहां पर एक लेनी होती है राज्य की और एक लेनी होती है केंद्र की।
तो इसके बारे में भी याद रखना। ठीक, चलिए नेक्स्ट। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? संघीय। चलिए अगला क्वेश्चन बोले। चर्म शोधनशाला या जो चमड़े को साफ करने वाली जो संस्थाएं होती हैं, जो रिफाइनरी होती हैं, तो लिखा हुआ है चर्म शोधनशाला से प्रमुख अवशिष्ट में शामिल होता है क्या? याद रखना है, चर्म जब चमड़ा साफ किया जाता है तो चमड़ा फैक्ट्री से कौन सी अशुद्धि बाहर निकलती है? ध्यान दें, सबसे पहले उत्तर हो जाएगा आपका सीसा। याद रखना है, जो सीसा होता है ये क्या होता है, जहां पे चमड़े की फैक्ट्रियां होती हैं उनमें से जो पानी निकलता है उसमें सीसा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सीसा। और ये एक खतरनाक क्या होता है, पदार्थ होता है जो मानव शरीर के लिए क्या करता है, हार्मफुल होता है। तो याद रखना, क्लियर है। चर्म शोधनशालाओं से कौन सा अवशिष्ट निकलेगा? तो सीसा भी उसमें शामिल होता है, ये थोड़ा सा याद रखना। जबकि क्रोमियम, कैडमियम, निकेल ये अन्य तरीके के प्रदूषक पदार्थ हो सकते हैं, लेकिन चमड़ा की फैक्ट्री से क्या निकलेगा? तो सीसा निकलेगा। इसके बारे में याद रखना। भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? ध्यान दें, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा गौर फरमाएं। पूछा गया है भारतीय गणराज्य में या भारत देश में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? मतलब वास्तविक शक्ति का प्रयोग भारत में कौन करता है? तो बताओ कौन करेगा भाई? प्रधानमंत्री। कौन करेगा? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो है वो क्या करता है? वास्तविक शक्ति का प्रयोग करता है। इसके बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट। जबकि राष्ट्रपति कैसा है? नाम मात्र का। चलिए, टाइफाइड अधिकतर फैलता है, टाइफाइड अधिकतर फैलता है भोजन से, संपर्क से, रुधिर से या जल से? तो याद रखना है, पहले तो टाइफाइड के बारे में जानो। टाइफाइड कैसे होता है? बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जनित क्या है? ये रोग है, बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। और कौन सा बैक्टीरिया होता है? तो हम सबको पता है, साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से कौन सा रोग होता है? वायरस। कौन सा रोग होता है? तो टाइफाइड होता है। और टाइफाइड याद रखना विशेष रूप से जल के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से? जल के माध्यम से फैलता है। तो इसके बारे में याद रखना। अगला क्वेश्चन देखें। वह तरल जो ऑक्सीकारक और अपकारक दोनों तरह से कार्य करता है, ऑक्सीकारक का भी कार्य करता है और अपकारक का भी कार्य करता है, कहलाएगा नाइट्रिक अम्ल? बिल्कुल नहीं कहलाएगा। गंधक अम्ल? ये और नहीं कहलाएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल? ये भी नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्या उत्तर हो जाएगा? तो याद रखना है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो याद रखना, कौन सा तरल ऑक्सीकारक और अपकारक दोनों कहलाता है या दोनों तरह से कार्य करता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। चलिए नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की ओर चले। वैश्विक स्तर पर मानव अधिकारों की घोषणा का वैधानिक स्वरूप क्या है? वैश्विक स्तर पर मानव अधिकारों की घोषणा का वैधानिक स्वरूप क्या है? तो याद रखिएगा, वैश्विक स्तर पर मानव जो अधिकार की घोषणा का वैधानिक स्वरूप क्या है? मतलब इंटरनेशनल लेवल पर जो मानव के अधिकार हैं, जो ह्यूमन राइट्स हैं, उनका वैधानिक स्वरूप कहां पर लिखा है, क्या है? और तो याद रखना है, इसमें लिखा हुआ है संयुक्त राष्ट्र सभा के सामान्य प्रस्ताव, सभी देशों के मूल अधिकारों का अभिन्न अंग, यूरोपीय यूनियन का प्रस्ताव, अमेरिकी संसद द्वारा पारित प्रस्ताव। तो याद रखना है, इसका सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र सभा का सामान्य प्रस्ताव। संयुक्त राष्ट्र सभा के सामान्य प्रस्ताव में जिन मौलिक अधिकारों को या जिन मानव अधिकारों का उल्लेख किया गया है, वही भाई साहब वैश्विक स्तर पर मानव अधिकार माने जाते हैं। तो इसके बारे में याद रखना है। आपको बताना है यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और यूएन का मुख्यालय कहाँ पर है, ये भी आप हमें कमेंट में बताइएगा, है ना। तो चलो आगे चर्चा करते हैं। यूएन में यूएन का पुलिस किसे कहा जाता है? पुलिसमैन। तो यूएन का पुलिसमैन किसे कहा जाएगा? तो याद रखना है सिक्योरिटी काउंसिल को, सुरक्षा परिषद को। और सुरक्षा परिषद में कितने देश हैं? 5 देश हैं। चलिए आगे चर्चा करें। बाकी आप हमें कमेंट में बताइएगा कि यूएन का मुख्यालय कहाँ पर है ना, और किस नदी के किनारे है, कौन से द्वीप पर है ना। ये कुछ भी आप हमें इसमें से कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपका इंतजार करेंगे। चलिए अगला देखिए, पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? तो याद रखना है, कंप्यूटर की जो पहली भाषा थी वो कौन सी थी? ऑप्शन है आपका कोबोल, बेसिक, पास्कल और फोर्ट्रॉन।
तो याद रखना है कंप्यूटर की पहली भाषा कौन सी विकसित की गई थी, तो उत्तर हो जाएगा आपका फोर्ट्रॉन। याद रखना फोर्ट्रॉन जो है ये तृतीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर आए हैं उनमें इस भाषा का प्रयोग किया गया, द्वितीय से तीसरी पीढ़ी के बीच में इन भाषा का प्रयोग किया गया। तो याद रखना है कौन सी भाषा आई, फोर्ट्रॉन। तो याद रखना कंप्यूटर की पहली भाषा, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो याद रखना क्या हो जाएगा उत्तर, फोर्ट्रॉन इसका उत्तर हो जाएगा। जबकि कोबोल है, पास्कल है, बेसिक है, ये भी तीसरी चौथी पीढ़ी में आई है, तो इनके बारे में याद रखना। लेकिन पहली भाषा अगर आपसे पूछे तो याद रखना कौन है, आपकी फोर्ट्रॉन। नेक्स्ट, संस्थागत श्रेणी के तहत सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार है, 2023 का लेटेस्ट है, तो ध्यान दीजिएगा। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार संस्थागत श्रेणी के लिए किसे दिया गया है, तो याद रखना है ये दिया गया है आपको उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण उड़ीसा, इसके बारे में याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। संस्थागत श्रेणी के तहत सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसे दिया गया, तो उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन, उड़ीसा को क्या है इस पुरस्कार से दिया गया है। चलिए अगला है, निसाउ यूके द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर पुरस्कार 2023 प्रदान करने की घोषणा किसे की गई है, याद रखिएगा निसाउ यूके द्वारा किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर पुरस्कार 2023 से पुरस्कृत किया गया है, तो याद रखना है डॉक्टर मनमोहन सिंह का। ये भी 2023 का क्वेश्चन है और ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, इंटरपोल, इंटरपोल ने मानव तस्करी के विरुद्ध कौन सा अभियान चलाया था, ध्यान दीजिएगा। इंटरपोल, इंटरपोल माने इंटरनेशनल पुलिस, इंटरपोल ने मानव तस्करी के विरुद्ध कौन सा अभियान चलाया था, तो याद रखना है ऑपरेशन अजय नहीं होगा, ऑपरेशन करुणा नहीं होगा, ऑपरेशन दोस्त भी नहीं होगा, तो फिर होगा क्या, इसका उत्तर हो जाएगा ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर्स। ध्यान रखना है ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर्स, ठीक। इसके बारे में इंटरपोल ने मानव तस्करी के विरुद्ध कौन सा मानव तस्करी को रोकने के लिए एक अभियान चलाया था, कैंपेन चलाया था, इसका नाम था ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर्स। ध्यान रखना। अगर हम बात करें इनकी भी तो ये भी कम महत्वपूर्ण नहीं है, जैसे ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन अजय का संबंध कैसे है, तो याद रखिएगा ऑपरेशन अजय का संबंध ऑपरेशन अजय की अगर हम बात करें, ध्यान दें थोड़ा सा, तो ऑपरेशन अजय का संबंध कैसे है, तो ऑपरेशन अजय का संबंध है जो अभी हमास और इजराइल का जो युद्ध हुआ है उसमें जो भारतीय फंसे हैं, तो भारतीय सेना द्वारा, भारतीय वायुसेना द्वारा ऑपरेशन अजय चलाया गया जिसमें फंसे हुए भारतीयों को निकाला गया। क्लियर है। दूसरा है ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन दोस्त का संबंध कैसे है, तो याद रखना जब कभी सीरिया में भूकंप आया था, उस भूकंप में फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था भारतीय सेना द्वारा, ऑपरेशन दोस्त। और याद रखना ऑपरेशन करुणा म्यांमार में जो मोचा भूकंप या तूफान आया था उसकी तबाही से मदद पहुंचाने के लिए ऑपरेशन करुणा हमने क्या की थी, चलाया था, ठीक। तो ऑपरेशन इंटरपोल द्वारा याद रखना है मानव तस्करी के विरुद्ध कौन सा अभियान चलाया गया, तो ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर्स। क्लियर है। चलिए अगला है, मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा का नामकरण किसके नाम पर किया गया है, तो याद रखना है मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर है, गोवा में। अब इसका नाम बदल के हो गया है मनोहर पर्रिकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। याद रखना किसके नाम पर, आपके पूर्व मंत्री हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर जी के नाम पर इसका नाम क्या हो गया है, डॉक्टर मनोहर पर्रिकर जी के नाम पर हो गया है नाम गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। चलिए अगली चर्चा करें, किसने सम्मानित से इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से किया, किसे सम्मानित किया गया है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन ये दरअसल ये है कि थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, किसे सम्मानित, या कहा जाए तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, उत्तर हो जाएगा इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, ठीक। थोड़ा सा ध्यान दें, किसे सम्मानित किया गया है, तो इसका नाम हो जाएगा डेनियल बेरनबुम और दूसरा नाम होगा अली अबू अब्बाद। तो एक पहला नाम क्या है, डेनियल बरेनबोइम, और दूसरा है अली अबू अब्बाद, अर्थात उत्तर हो जाएगा आपका ए और बी। तो करंट अफेयर्स का है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चर्चा करें। भारत में योजना आयोग है, भारत में योजना आयोग है कैसी संस्था, तो याद रखना है एक सांविधिक संस्था है,
संसद द्वारा अधिनियम द्वारा स्थापित संस्था है। याद रखना है संविधान के द्वारा एक अधिशासी आदेश द्वारा स्थापित संस्था है और एक संवैधानिक या सांविधिक आदेश द्वारा क्या है स्थापित संस्था है। तो योजना आयोग के बारे में फिलहाल याद रखना, योजना आयोग अब भारत में क्या हो गई है, समाप्त हो गई है। योजना आयोग कैसी संस्था हो गई है, अब एक समाप्त हो गई है और समाप्त के होने के स्थान पर उसके स्थान पर एक नई संस्था आई है, कौन सी, नीति आयोग। कौन सी है, नीति आयोग। तो याद रखना है नीति आयोग जो है अब वर्तमान में है। तो याद रखना है संवैधानिक संस्था नहीं है, ठीक, संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित है, एक अधिशासी आदेश द्वारा स्थापित है और याद रखना एक सांविधिक आदेश द्वारा स्थापित है। तो याद रखना इसका उत्तर हो जाएगा संसद द्वारा, या सॉरी संसद द्वारा ऐसा नहीं, यह एक अधिशासी आदेश द्वारा क्या है बनाई गई है। तो इसके बारे में याद रखना अगर होगा, लेकिन अब फिलहाल क्या है, नीति आयोग है, तो कोई इसका मतलब नहीं है। चलिए खैर नेक्स्ट, पंचायती राज किस सूची में है, ध्यान दें, पंचायती राज किस सूची में है, तो कहा जाए संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में कि अवशिष्ट सूची में। तो हमको ध्यान रखना है पंचायती राज के बारे में, तो पहले ये बताना है पंचायती राज किस भाग में है, तो भाग है 9। कौन से भाग में है, भाग 9 में है। और कहा जाता है पंचायती राज किस सूची में है, तो संविधान की कौन सी सूची में है, तो आपको सबको याद रखना है राज्य सूची में। कौन सूची में है, राज्य सूची में है। और राज्य सूची में है, और राज्य सूची में का विषय बनाया गया है पंचायती राज को, है ना। और भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची का संबंध भी पंचायतों से है। इसको काम करने के लिए 29 विषय सौंपे गए हैं, याद रखना। चलिए आगे चर्चा करें। और संविधान में 73वां संविधान संशोधन का संबंध भी पंचायती राज से है, ग्रामीण पंचायती राज, याद रखना। आगे चर्चा है, निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है, याद रखना है। चर्चा हो रही है वो कौन सा ऐसा संविधान संशोधन है जिसे मिनी संविधान का दर्जा दिया गया है। तो याद रखिएगा मिनी संविधान का दर्जा किसे दिया जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा मिनी संविधान का दर्जा 42वें संविधान संशोधन को। याद रखना इसे लघु कॉन्स्टिट्यूशन या मिनी संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। और ये करवाया था किसने, तो इंदिरा गांधी जी द्वारा। इंदिरा गांधी ने वर्ष 1976 में 42वां संविधान संशोधन कराया था, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें, जैसे ध्यान दें थोड़ा सा, ये पूछ सकता है आपसे, इसमें से क्या क्या हुआ था। तो सबसे पहले प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में केवल और केवल एक बार संशोधन हुआ है, वो भी याद रखना है 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से हुआ है। इसके अलावा भारतीय संविधान में आर्टिकल जो 352 है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसमें राष्ट्रपति जो राष्ट्रीय आपातकाल है उसके कुछ भागों में करेक्शन किया गया। मतलब संविधान के बहुत ढेर सारे भागों में इसके द्वारा संविधान संशोधन किया गया। और ये करने वाली कौन थी, श्रीमती इंदिरा गांधी। इवन लोकसभा तक का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा इतना ज्यादा 42वां संविधान संशोधन कराया गया कि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कब हुआ था, 1976 में। अगला, तापमान और आर्द्रता के औसत परिस्थितियों में होने वाले पादप क्या कहलाते हैं। याद रखना है दो चीजें कॉमन है, एक टेम्परेचर बराबर रहे और आर्द्रता भी औसत रहे। परिस्थितियों में अगर जो पौधे वो पैदा होते हैं तो वो क्या कहलाएंगे, समोद्भिद, लवणोमृदभिद, मरोदभिद और जलोदभिद। तो याद रखना जल में होने वाले जलोदभिद, मरुस्थल में होने वाले मरुदभिद और नमकीन पानी या खारे पानी में होने वाले लवणोमृदभिद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समोद्भिद। मतलब एक सी कंडीशन में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं। चलिए अब अगला है, भारत में कितनी ऋतुएं हैं। भारत में कितनी ऋतुएं हैं, तो याद रखना है ऋतु है भारत में 4। कौन कौन सी ऋतु हैं, आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहली ऋतु कौन सी है, तो एक होती है ग्रीष्म ऋतु, दूसरी ऋतु होती है वर्षा ऋतु, तीसरी ऋतु होती है शरद ऋतु और चौथी ऋतु होती है शीत ऋतु। याद रखना ये 4 ऋतुएं हैं, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और कौन सी, शीत ऋतु। तो इसके बारे में थोड़ा सा याद रखना है। 4 ऋतु हैं, कब से कब तक कौन होती हैं, तो याद रखना है लगभग 15 मार्च से लेकर 15 या 14 जून तक आपकी ग्रीष्म ऋतु मानी जाती है। 14 या 15 जून से
15 सितंबर तक या 14 सितंबर तक कौन सी होती है? वर्षा ऋतु 14 सितंबर से 14 दिसंबर तक शरद ऋतु, और 14 दिसंबर से लेके फिर से आपका कब तक? 14 मार्च तक कौन सी हो जाएगी? शरद ऋतु या शीत ऋतु। चलिए तो याद रखिएगा, ये हो गया आपका। अगली चर्चा करें, हेपेटाइटिस का कारण क्या है? तो हेपेटाइटिस एक प्रकार का रोग होता है ना। हेपेटाइटिस का कारण क्या है? इसमें पीलिया वगैरह बनता है। तो याद रखिएगा, हेपेटाइटिस किससे होता है? तो वायरस से होता है ना। अगर आप वायरस से प्रभावित कोई पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, इस तरीके से संपर्क में आते हैं, तो आपको हेपेटाइटिस होने का खतरा बना रहता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है, कहां से? तो भारत में नागरिकता कैसी है? एकल नागरिकता है, और ये हमने याद रखना है कहां से? ब्रिटेन से। कहां से अपनाई है? इंग्लैंड से। ठीक, तो इंग्लैंड में एकल नागरिकता का प्रावधान है, अर्थात व्यक्ति को केवल अपने देश की नागरिकता लेनी होती है, अन्य किसी की नहीं। जबकि अमेरिका में देश की तो लेनी होगी, साथ में स्टेट की भी लेनी होती है, अर्थात वहां पर दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष किया गया? तो याद रखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा समझौता हुआ था? शिमला समझौता हुआ था। और ये कब हुआ था? तो 1971, 72, 73 और 74। तो याद रखना है, 1972 को क्या हो गया था? भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था। याद रखना है कौन कौन था इसमें? श्रीमती इंदिरा गांधी, जिसकी प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। और याद रखना, पाकिस्तान की ओर से थे जुल्फिकार भुट्टो। क्या नाम था? जुल्फिकार। तो याद रखिएगा, जुल्फिकार भुट्टो। इन दोनों ने क्या किया था? आपस में बैठ के समझौता हुआ था, तो इसी को हम शिमला समझौता कहते हैं। कश्मीर पे शांतिपूर्वक समझौते की पेशकश इसमें की गई थी, जो कि आज तक नहीं हो पाई है। चलिए, भारत में दालें पैदा करने वाला अग्रणी राज्य कौन सा है? तो भारत में दालों को पैदा करने वाला जो अग्रणी राज्य है, वो याद रखना है आपका कौन सा है? मध्य प्रदेश। ठीक, तो इसके बारे में याद रखिएगा। अगली, सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्वेश्चन है, ध्यान दें। सकल राष्ट्रीय उत्पाद निम्न में से किस विधि द्वारा मापा जाता है? याद रखना है, आपने सुना होगा एक शब्द जीडीपी। जीडीपी, जीडीपी क्या होता है? जी का मतलब होता है ग्रॉस, डी का मतलब होता है डोमेस्टिक, और पी का मतलब होता है प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। ठीक, इसी जीडीपी से बनता है जीएनपी। जीएनपी का मतलब है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक, और याद रखना, इसी के बारे में चर्चा हुई है। जीएनपी, जीएनपी उत्पादन में किस विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो याद रखना है, जीएनपी के उत्पादन में किस विधि का प्रयोग नहीं किया जाएगा? तो कहा जाता है व्यय विधि का नहीं होता है। इसका नहीं होता है, व्यय विधि का नहीं होता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा रखना है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद निम्न में से किस विधि द्वारा नहीं नापा जाता है? तो व्यय की विधि द्वारा इसको नहीं नापा जाएगा। अगला क्वेश्चन सुनिएगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग चर्चा करें, तो भारतीय बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ये तो बहुत ही ठीक है। तो याद रखना है, इसका नाम हो जाएगा पैंथेरा टाइग्रिस। क्या नाम हो जाएगा? पैंथेरा टाइग्रिस। चलिए, तो इसी के साथ ये आपका अंतिम क्वेश्चन था। आशा है कि आपको ये अच्छा लगा होगा सेशन। ऐसे ही हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ लगातार आपसे जुड़े हुए हैं, और आपकी जो परीक्षा निकट चली आ रही है, उसको बहुत अच्छे तरीके से आप क्वालिफाई करें, और एक जबरदस्त नौकरी आपके पास हो। इसी प्रयास में ओसीआई का एक प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए, जिसको वास्तव में इसकी आवश्यकता है उस तक भेजिए। और लगातार ओसीआई आपके बीच तब तक बनी हुई है जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है। कुछ और भी अगर आपके सुझाव हों जो ओसीआई आपके लिए बेहतर कर सकती है, तो ओसीआई उस पर भी आपके लिए काम करेगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।